हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन। आज हम मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हम यहाँ पर इम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखेंगे। इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का परसेंटेज कंपोजिशन से क्या रिलेशन है, ये कैसे यूज़ होता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे जैसे आप अपने मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि जितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, उसी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन भी कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू मास ऑफ दैट क्वांटिटी in compound upon mass of compound into 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर किसी पर्टिकुलर एंटाइटी या पर्टिकुलर एटम का हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है उस कंपाउंड के अंदर। तो मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन अ कंपाउंड, यानी उस एटम का या उस एंटाइटी का मास अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करेंगे तो हम यहाँ से परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एथेनॉल। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है एथेनॉल के अंदर। तो आप जानते हैं एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल होता है C2H5OH। तो अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पर देखा, परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन अ कंपाउंड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमको मास ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले जब हमको इस मॉलिक्यूल का यानी इस कंपाउंड का मास पता होगा तभी तो हम कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पहले एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट मतलब मास कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2, तो 2 × 12 प्लस कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 5 + 1 यानी 6 × 1 प्लस कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1, तो 16। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 46 ग्राम यहाँ पर एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट यानी मास कैलकुलेट होकर आया। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करें तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, मास कितना होता है, 12 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मास कितना है, 46 × 100। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 52.17 समथिंग यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट होके आएगी। नेक्स्ट अब हमको कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6, तो 6 अपॉन 46 × 100। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 13.04% हाइड्रोजन मास परसेंट यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन। तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना है, 16 अपॉन 46 × 100। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 34.78% ऑक्सीजन का कैलकुलेट होके आया।
तो हमने यहाँ पर मास परसेंटेज निकाल लिया कंपाउंड का, जो भी कंपोजिशन प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर उसका पर्टिकुलर हम यहाँ पर मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इम्पेरिकल फॉर्मूला हम देखें तो इम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना है, यानी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उससे हमको इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो आप ये तो जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट है, उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से अब इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है हम देखेंगे। इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल इन अ होल नंबर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इम्पेरिकल फॉर्मूला है द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड बोल लीजिए या मॉलिक्यूल बोल लीजिए। द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एंड इट मस्ट बी इन अ होल नंबर। यानी इम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम्स का जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर ये क्या होना चाहिए, होल नंबर में, यानी इंटीजर में होना चाहिए। ये फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए कि 2.5 1.5 समथिंग, ये होल नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ये देखा, उनकी डेफिनेशन देखी कि इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अब हम उनका रिलेशन देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला का क्या रिलेशन है उसको समझने के लिए पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इथेन का। इथेन का हम एग्जांपल लेंगे और यहाँ पर हम डिनोट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को MF से और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इम्पेरिकल फार्मूला EF से। ठीक है, अब इथेन का तो आप जानते ही हैं कि इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H6। ठीक है, अब हम इथेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को इम्पेरिकल फार्मूला में कैसे चेंज करें। तो अभी हमने देखा कि इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और होल नंबर में होना चाहिए ये। ठीक है, तो हम इसको अब कन्वर्ट कर लेंगे, तो C2 यानी C1 2 से कैंसिल हो गया 1 टाइम्स और ये H6 यानी 3 टाइम्स, यानी C1H3 इथेन का इम्पेरिकल फार्मूला निकल के आएगा। नेक्स्ट इसको हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज, तो आप जानते हैं ग्लूकोज का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। इसको अगर हमें इम्पेरिकल फार्मूला में चेंज करना है सिंपलेस्ट रेशियो में, तो इस पूरे फार्मूला में हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो C1H2O1, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला से इम्पेरिकल फार्मूला निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम एक ब्यूटेन का भी देख लेते हैं। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C4H10। अब हमको इसको इम्पेरिकल फार्मूला में चेंज करना है, तो इसको 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो C2H5, यानी C4 से C2 और H10 से H5 में कन्वर्ट हो गया। इथेन में C2H6 से C1H3 इम्पेरिकल फार्मूला निकल के आया और ग्लूकोज में C6H12O6 से C1H2O1। ठीक है, और ब्यूटेन में C4H10 से C2H5 मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आया। अब हमें इम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड किया वैसे अब हम क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए, इम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाने के लिए इम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट से, उस डिजिट से जिससे हमने डिवाइड किया था, यानी जिससे डिवाइड करा था मॉलिक्यूलर फार्मूला को, उसी डिजिट से हम इम्पेरिकल फार्मूला को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इम्पेरिकल फार्मूला से क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ जाएगा। जैसे C1H3 इम्पेरिकल फार्मूला है इथेन का, अगर इसको हम
2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर C1H3 से क्या बन जाएगा, C2H6, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा इथेन का। और अगर हम C1H2O1 जो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हम देखेंगे C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं ब्यूटेन के एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H5 को, अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ब्यूटेन C4H10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने अभी देखा कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला को और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिलेट किया जाता है। तो इसको हम एक फॉर्मूला यानी एक इक्वेशन की तरह हम लिख सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF इक्वल टू, यहाँ पर एक नंबर है, डिजिट है, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया तब हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन देख लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच में कि क्या रिलेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच में। रिलेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल है N टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला के। ठीक है, ये तो हुई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात। इस फॉर्मूला के आगे हम एक और फॉर्मूला देख लेंगे यहाँ पर, जिससे हम इनको आपस में रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो फॉर्मूला था एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। नेक्स्ट अब हम लेते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल वेट में कैसे रिलेशन है उसको समझने के लिए हम यहाँ पर इथेन का एग्जाम्पल लेते हैं वापस से। इथेन, ठीक है, इथेन है C2H6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इथेन का, C2H6, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर हम देखें तो अभी हमने देखा C1H3। ठीक है, तो ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया इथेन का। नेक्स्ट अब हमें इनका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें, अगर इथेन का और एम्पेरिकल वेट निकालें, तो आप जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर हम एटम्स का वेट जोड़कर निकालेंगे तो वो मॉलिक्यूलर वेट होगा, और अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला के एटम्स जो प्रेजेंट है उनका वेट ऐड करके निकालें तो वो एम्पेरिकल वेट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं इथेन का। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन इक्वल टू 2 इंटू 2 कार्बन है, 2 इंटू 12 एक कार्बन का होता है, प्लस 6 इंटू 1, 6 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हम इसको ऐड करेंगे, टोटल करेंगे तो यहाँ पर 30 आया। ठीक है, ऐसे ही हम एम्पेरिकल वेट निकालते हैं, यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल वेट निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 1 कार्बन है तो 1 इंटू 12 प्लस कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3, तो 3 इंटू 1 हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको तो 15 आया। ठीक है, एम्पेरिकल वेट आया 15। अब हम देखेंगे कि हमें एम्पेरिकल वेट से मॉलिक्यूलर वेट की तरफ जाना है, तो हम क्या करें कि ये एम्पेरिकल वेट मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 30 कैलकुलेट होके आएगा। यानी हम देखेंगे कि एम्पेरिकल वेट जो है इथेन का उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन निकल के आएगा। हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन और एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ इथेन में भी यही देखा था कि एम्पेरिकल फार्मूला को हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला आया था। तो हम एक रिलेशन यहाँ पे देख लेते हैं पहले, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n, यानी जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया है वो n इंटू एम्पेरिकल वेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और इक्वेशन देख ली, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट n टाइम्स होता है एम्पेरिकल वेट के, जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला n टाइम्स होता है एम्पेरिकल फार्मूला के। तो हमने यहाँ पे 2 इक्वेशंस देख ली, इनको रिलेट करके हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम इन दोनों को रिलेट करके आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल वेट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ए कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट 90 ग्राम एंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज CHO2
फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी हमने फॉर्मूलाज देखे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, और नेक्स्ट हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल वेट। तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर हमको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है और इम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला से पहले हम इम्पेरिकल वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 कार्बन का प्लस हाइड्रोजन का 1, 2 इंटू 16 कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर 45 ग्राम, यानी इम्पेरिकल फॉर्मूला के थ्रू हमने इम्पेरिकल वेट कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास फॉर्मूला था अभी मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल वेट। तो यहाँ से हम n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इम्पेरिकल वेट। तो n का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 90 और इम्पेरिकल वेट हमने कैलकुलेट किया 45। तो n का वैल्यू यहाँ पर 2 कैलकुलेट होके आया। तो यहाँ से हम n का वैल्यू को, अगर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला में रख दें, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2 और इम्पेरिकल फॉर्मूला है CHO2। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C2H2O4। यहाँ से हम इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन और इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को यूज़ करते हुए कैसे हम उसका केमिस्ट्री में यूज़ है उसको देखते हैं। एक कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, यानी एक कंपाउंड है उसमें 40% कार्बन प्रेजेंट है, 6.7% हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 53.5% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 60 ग्राम। व्हाट आर इट्स इम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमको कैलकुलेट करना है इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमको गिवन क्या है 60 ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन है और परसेंटेज गिवन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि 100% कंपाउंड है, उसमें 40% कार्बन मीन्स 40 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, 6.7% हाइड्रोजन मीन्स 6.7% मीन्स 6.7 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 53.5% ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 53.5 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यानी 100% जो कंपाउंड यानी 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर 40 ग्राम कार्बन, 6.7 ग्राम हाइड्रोजन और 53.5 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसके बाद हमको मॉलिक्यूलर मास गिवन है और हमको कैलकुलेट करना है पहले इम्पेरिकल फार्मूला देन मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमको टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर ली, उसमें हमने 5 ब्लॉक्स बनाए हैं। फर्स्ट में लिखा है हमने एटम्स, कौन कौन से एटम प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर वो हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है परसेंटेज बाय मास, यानी जो एटम प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज। नेक्स्ट है एटॉमिक वेट, जो एटम प्रेजेंट है उनका एटॉमिक वेट क्या है। उसके बाद है एटॉमिक रेशो या फिर हम मोल बोल सकते हैं। मोल का हमने डेफिनेशन देखा था, मोल क्या है, मास अपॉन एटॉमिक वेट एटम्स के लिए, और मॉलिक्यूल्स के लिए था मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ हमको एटम्स का कैलकुलेट करना है, तो एटम्स के लिए मोल हो जाएगा यहाँ पे मास अपॉन एटॉमिक वेट यहाँ पे, यानी हम एटॉमिक रेशो यानी मोल्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम उसके बाद उसका सिंपलेस्ट रेशो यहाँ पर निकालेंगे। उससे सिंपलेस्ट रेशो से हम इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे और इम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना तो बहुत ईजी अभी हमने देखा। तो अब हम पहले यहाँ पर फिल कर लेते हैं टेबल को। टेबल में फर्स्ट कॉलम में कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन का कितना परसेंटेज गिवन है 40, हाइड्रोजन का 6.7 और ऑक्सीजन का है 53.5% गिवन है। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक वेट हम देखें, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12 ग्राम 12,
हाइड्रोजन का कितना गिवन है, हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक वेट होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, अब हमको एटॉमिक रेशो निकालना यानी मोल्स कैलकुलेट करना है एक तरीके से। तो हम मोल्स कैलकुलेट करने के लिए 40/12 हाइड्रोजन में 6.7/1 और ऑक्सीजन के लिए 53.5/16। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 40/12 मीन्स 3.33% समथिंग यहाँ पर मोल्स आए हैं, यानी 3.33 मोल्स यहाँ पर कैलकुलेट होके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम 6.7/1 यानी 6.7 मोल्स यहाँ पर कैलकुलेट होके आए हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन में 3.33% यानी 3.33 मोल्स यहाँ पर कैलकुलेट होके आए हैं। तो हम अब क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट रेशो के लिए आप जानते ही हैं कि जो सबसे छोटा वाला जो वैल्यू है उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे तो सिंपलेस्ट रेशो कैलकुलेट होके आएगा। तो हम फर्स्ट में कार्बन में 3.33/3.33 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। नेक्स्ट 6.7/3.33 करेंगे तो ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी 2। नेक्स्ट 3.33 ऑक्सीजन में अपॉन 3.33 करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1। तो हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो निकाल लिया, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। तो यहाँ से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला EF इक्वल टू C1। ठीक है, यहाँ पे 1 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना सिंपलेस्ट रेशो आया 2, तो H2, ऑक्सीजन कितना आया 1, O1। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकाल ही लिया, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हमको क्या गिवन है यहाँ पे 60 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम पहले यहाँ पर इसका n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमको पहले एम्पेरिकल जो फॉर्मूला है C1H2O1, इससे इसका एम्पेरिकल वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 + 2 × 1 + 16। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 30 ग्राम, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट कितना आया 30 ग्राम, यानी एम्पेरिकल वेट आया 30 ग्राम। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमको गिवन है 60 ग्राम, ठीक है, अपॉन एम्पेरिकल वेट हमने कैलकुलेट किया 30 ग्राम। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर 2 कैलकुलेट हुई। तो हमारे पास अभी फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ से हम n की वैल्यू पुट करके आसानी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर है C1H2O1। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो C2H4O2, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आया C2H4O2। हमने यहाँ पर इजीली पहले टेबल बनाई, टेबल से हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला से हमने एम्पेरिकल वेट कैलकुलेट किया, उसके बाद n निकाला, n के बाद में हमने यहाँ पर n की वैल्यू को पुट करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमने आज यूज़ देखे परसेंटेज कंपोजिशन के, यानी परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है वो देखा, उसका यूज़ देखा, उसके बाद हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला देखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, ये सब आज हमने देखे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।